दोस्तों, आज हम फिर यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे विद दिस टीचिंग कि लेट अस बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, कि हमें यूरोप से क्या सीखना चाहिए। पर्सनली मैं यूरोप को 10-12 बार तो गया होऊंगा, और हर बार जब हवाई जहाज़ से उतरने से पहले मैं वियना को, फिनलैंड को या इटली को देखता हूँ तो एक ड्रीम सा आँखों में लगता है, जैसे मैं कोई ड्रीम लैंड में जा रहा हूँ। वहाँ की खूबसूरती, जब ऊपर से हवाई जहाज़ के अपने सीट से नीचे को देखते हैं, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ का वेदर, और जिस तरीके से जब हम उतरते हैं और एयरपोर्ट से अपने होटल जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे दुनिया में पहुँच गए। और अगर आप ऑस्ट्रिया में वियना से सैल्ज़बर्ग की तरफ जाएं तो जो वहाँ की ग्रीनरी है, जो माउंटेन्स हैं, जो लैंडस्केपिंग है, जो रास्ते में मैं कहूँगा छोटे छोटे तालाब से आते हैं जिसमें डक्स तैर रही होती है, वो देखकर लगता है कि जो चीज़ें हमने बचपन में ड्रीम्स में देखी थी वहाँ सब है। तो जब मैं अपने रिपब्लिक डे पर वीडियो बना रहा था तो मैंने यूरोप के बारे में फिर पढ़ा, और पहले मेरी फीलिंग बहुत नेगेटिव हो गई कि यूरोप वालों ने कैसे तरक्की की है, पर फिर मैंने सोचा कि हमें उससे सीख कर अपने देश में वैसे ही करना चाहिए। उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि यूरोप में क्या था और क्या हो गए हैं वो। अगर आप 1500 से मतलब 14वीं या 15वीं सदी में जाएं तो यूरोप बर्बाद था, ख़त्म था, और हिस्ट्री बताती है कि 1450 या 1500 के आसपास वहाँ ब्लैक डेथ नाम की बीमारी आई, प्लेग आई, जिसमें आधा यूरोप ख़त्म हो गया। वह खाने पीने के लाले थे, और आपस में जहाँ पैसे कम होते हैं लड़ते हैं, वहाँ जर्मनी की, इटली की, सबका आपस में लड़ाई चलती थी। फिर वहाँ पर उन लोगों ने किस तरीके से तरक्की की, ये हमें देखने की बात है और हमें उससे सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जो इटली था उसका जो था कारोबार था वो इंडिया की तरफ था, खैबर पास से वो फिर भी अरबियों से कांटेक्ट करके यहाँ लैंड रूट से आ जाते थे। वो स्पेन और पुर्तगाल बर्बाद हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सी रूट डिस्कवर किया जाए इंडिया के लिए, या एक नया रास्ता डिस्कवर किया जाए। सबसे पहले सीखने की बात तो ये है कि जब उनके पास अभाव था कि उन्होंने आगे का सोचा रादर देन क्रिब करने के, और वहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी। जैसे स्पेन की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया क्रिस्टोफर कोलंबस को, और जो हमारे वास्को डे गामा थे इनको स्पॉन्सर किया पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने कि तुम जाओ बाकी दुनिया देखो जहाँ तुम ट्रेड कर पाओ, और वहाँ देखो, और अगर तुम हो सके तो वहाँ पर उन कंट्रीज़ में, क्योंकि वो डिफरेंट है, एक्सप्लोर करके देखो कि क्या वहाँ सेटल हुआ जा सकता है और फ्रैंकली क्या उसको लूटा जा सकता है। और इनका नाम लुटेरो की जगह उन्होंने एक्सप्लोरर रखा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, वो स्पेन से चले इंडिया सोचते हुए, उन्होंने एक नया रूट डिस्कवर किया, एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ पुराने नेटिव रहते थे जिनको उन्होंने इंडिया सोचा और उनका नाम रेड इंडियन रख दिया। लेकिन दूसरे रूट पर निकले आज से 4-5 साल बाद वास्को डे गामा, और वो पूरा अफ्रीका का चक्कर काटते हुए, घूमते हुए, क्योंकि शायद एक होप, केप ऑफ होप या कुछ इस तरीके का बंदरगाह उनको मिल गया था जो सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका में था, वहाँ वो रुके। उसके बाद वो आगे बढ़े मोज़म्बिक में, वहाँ पर उनका झगड़ा हुआ, और मुझे जहाँ तक याद है वहाँ पर जो है उन्होंने उनको रियल पहचाना था, और वहीं के एक ये सॉन्ग राइटर ने लिखा है कॉलोनियल मैन, उन्होंने वास्को डी गामा को उसी समय पहचान कर उसका नाम कॉलोनियल मैन, कॉलोनी बेसिकली एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है गुलाम बनाने के लिए। जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे उनको अंग्रेज़ों के गुलाम की जगह अंग्रेज़ों की कॉलोनी कहा जाता था। इस तरीके से वास्को डे गामा इंडिया पहुँचे, और इंडिया में आकर आगे तो हिस्ट्री है जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। तो इस तरीके से यूरोप ने एक नया रूट ढूंढा, और फर्स्ट यूरोपियन थे वास्को डे गामा जो इस रूट से इंडिया पहुँचे, और इस तरीके से उन्होंने यहाँ एक रूट भी ढूंढा, अपनी ट्रेड का विस्तार भी किया, हमारे लैंड को कब्जा भी किया, और ब्रिटिशर्स को एक नया रास्ता बताया कमाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो यूरोप है उनमें इतना झगड़ा था, जर्मनी में, हंगरी में, ये जो है फिनलैंड में, इन सब में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, आपस में ये बहुत बुरी तरह लड़े। लेकिन इनमें क्या था कि जैसे जैसे पैसा आता गया इन्होंने अपने यहाँ कल्चर को बढ़ाया,
अपने यहाँ पर पेंटिंग्स को, आर्ट को गवर्नमेंट ने बढ़ाया और करप्शन को नहीं आने दिया, और आज वर्ल्ड में बेस्ट नॉन करप्ट कंट्रीज में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं। इन कंट्रास्ट तो जैसे हमारा कंट्री है इंडिया में हमारे यहाँ पर दुख होता है कि जैसे अमिताभ बच्चन इतने बड़े सदी के महानायक हैं, उनके फादर हरिवंश राय बच्चन इतने बड़े पोएट हुए, बट फिर भी उन्होंने पर्सनली पोइट्री को प्रमोट करने के लिए ऐसा कोई चीज़ शुरू नहीं की। जिस तरह वो कौन बनेगा करोड़पति करते हैं, वो इसके ऊपर पोइट्री के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं ताकि कवियों को मौका मिले अपनी टैलेंट दिखाने का। मैं कविता लिखता हूँ और बहुत जल्दी अपना कविता का चैनल शुरू करूँगा, इसलिए मुझे एक चीज़ तो ये लगती है। दूसरा, जब मैं स्पेन गया, मैं यूरोप गया, तो मैंने देखा कि वहाँ लोगों का म्यूज़ियम में, ओपेरा में, पियानो में कितना इंटरेस्ट है कि जगह जगह म्यूज़िक चल रहा है। इंडिया में हमारे राजा रवि वर्मा है, इतनी खूबसूरत उनकी पेंटिंग है। आप मैसूर में जाके देखो, उनकी बनी हुई पेंटिंग में पत्ती पत्ती नज़र आती है, लेकिन उसको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरीके से यूरोप में किया जाता है। आप पिकासो के म्यूज़ियम के बाहर खड़े हो जाओगे, आपको आधा किलोमीटर लाइन हमेशा लगी हुई मिलेगी जिसमें लोग जाकर उनकी पेंटिंग देखते हैं। और मैं जो हूँ बहुत आर्ट का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पिकासो की ग्रोटेस्क पेंटिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो कि कोई ख़ास हो, और मुझे अपने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स या जो बनी हुई हैं उनको देखकर दिल खुश हो जाता है। लेकिन मैं बेसिक कहना चाहता था कि यूरोप जो इतना गरीब हो गया था, उसने अपने यहाँ पर बाकी मुल्कों से पैसा लेकर चाहे गलत किया, अफ्रीका पे पूरा कॉलोनाइज किया, पूरे अफ्रीका के खनिज पदार्थ चोरी किए, कमाया, लूटे और अपने देश को भरा। लेकिन एक बार भरने के बाद उन्होंने जिस तरीके से FDR कराए, अपने यहाँ इंडस्ट्री बनाई, अपने यहाँ पर संगीत को प्रमोट किया, आर्ट को प्रमोट किया, और अब दुनिया के बड़े रिच मुल्कों में आ गए हैं। और एक और बात जो मुझे लगती है, जो हमें इंडिया को सीखनी चाहिए, कि आपस में ये इतना झगड़ते थे और अब इन्होंने जब देखा कि हम सब रईस हो गए हैं तो सबने दोस्ती कर ली। अगर आपने कभी यूरोप जाना होता है तो आपको केवल एक वीज़ा लेना पड़ता है, उस वीज़ा से आप पोर्चुगल से पूरे यूरोप में घूम सकते हैं, और उन सब की एक ही करेंसी है यूरो। तो इस तरीके से उन्होंने फिर एका कर लिया। जब गरीब थे आपस में पूरा झगड़ा किया, लेकिन जब रईस हो गए तो आपस के डिफरेंसेस छोड़कर एक दूसरे को प्रमोट करने लगे। तो हम इंडियंस को यूरोप से ये सीखना है कि हमें प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना। जब हम गरीब थे ठीक थे, लेकिन जब हमारे पास अब समृद्धि आ रही है तो हमें अपनी एक तो सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है। जब भी हम यूरोप को देखें तो उनसे कोई कॉम्प्लेक्स ना खाएं जैसे मैं पहले खाता था, जैसे जबकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, बल्कि हम ये देखें कि ये लोग अमीर हुए हैं हम जैसे देश वालों को लूट कर, और हम जैसों को और अफ्रीका को, और अब इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली है। तो हम इंडियंस को भी अपना पास्ट भूलकर, रिएक्टिव ना होकर, प्रोएक्टिव होकर उनसे सीखना चाहिए कि हमारा नेबरहुड से हमारी दोस्ती हो। हम सबका क्या ही अच्छा हो कि हमारे आपस के झगड़े ख़त्म हो जाए और हमारा जो पैसा आर्मी पर खर्च होता है उसकी जगह वो हमारे देश की डेवलपमेंट पर खर्च हो। तो बेसिकली मेरे आज के वीडियो बनाने का मकसद अपनी ये आइडिया शेयर करना था कि हमें जो कंट्रीज सक्सेसफुल हो गई हैं, जिस तरह अमेरिका है, यूरोप है, इन सब से इनकी अच्छी क्वालिटीज़ लेकर अपने अंदर ढालनी चाहिए, ताकि हमारा देश एक बार फिर नंबर 1 मुल्क, जिस तरीके से हम मिडल ऑफ सेंचुरी में से 1500-1600 में थे, वैसा फिर हो जाए। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि मेरे इस तरीके के अपडेट आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। मेरा बेसिक मकसद मेडिकल लाइन में बनाना था, और ये 3-4 वीडियो जो मैंने अपने इंडिया के पास हिस्ट्री पर बनाए वो इसलिए बनाए क्योंकि अभी अभी रिपब्लिक डे बीता है, और उन वीडियोस बनाने के लिए जो मैंने पढ़ा, मैंने सोचा मैं अपने नज़रिए से आपसे शेयर कर लूँ। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद।